AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड सब लोगों को ये जो हमारा बहुत पैसा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत पैसी जो प्लेलिस्ट चल रही है, बहुत पैसा जो कोर्स चल रहा है, विच इज़ नथिंग, इट्स अवर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटनिंग एंड मेरे पास लिखने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसमें वर्बली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि राइटिंग इधर उधर हो जाएगी तो वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बट येस, ऑलरेडी मैं इतना एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ, आप बस साइड टू साइड उस चीज़ को पॉइंट आउट करते जाना। मैं इवन बोल भी दूंगी कि ये चीज़ें आप लिख लो वगैरह, तो बस वो आप लिखते जाना, ठीक है। सो ये हमारा यूनिट 5 का पार्ट 2 है। बेसिकली मैं कहूँ ये आपका यहाँ पे कोर्स एंड हो जाएगा। बेसिकली आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है उसके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ये आपका यूनिट 5 का भी एंड लेक्चर है एंड पूरे कोर्स का भी ये एंड लेक्चर है। सो पहले हम इसके अंदर ज़्यादा घुसने से पहले, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग our today's topic, firstly let me introduce myself. This side राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ जो कि आपका थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो ऑलरेडी मैंने जैसे बोला ये आपके यूनिट 5 का भी लास्ट लेक्चर है और पूरे कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। अब आप बोलोगे दीदी यूनिट 5 आपने 2 लेक्चर्स में खत्म कर दी। देखो ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर था, जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि सारे टॉपिक्स आपके थोड़े थोड़े से पहले के थे, 2-3, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड ये भी आपके उतने ही हैं जितने आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए आज के जो टॉपिक होने वाला है, आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंथी हो क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ेंगे, विच इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, मल्टीपल ग्रैनुलरिटी, मल्टी वर्जन स्केल्स, रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजिशन, केस स्टडी ऑफ ओरेकल। आज हम जो पढ़ने वाले 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आज हम अराउंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा मत हो जाए दीदी इतना लंबा लेक्चर, कोई लंबा नहीं, इतने मज़े से समझ में आएंगे सारी चीज़ें, आपको लगेगा दीदी ओके ये आप हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आज के जो ये हमारे कुछ टॉपिक्स होने वाले, बट येस ऑलरेडी हमने यूनिट 1 कवर कर दी, यूनिट 2 कवर कर दी, यूनिट 3 भी कवर कर दी, यूनिट 4 भी, एंड इट्स अवर यूनिट 5 लास्ट लेक्चर एंड अपने पूरे कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। तो जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले तो वीडियो पॉज कर दो, प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर, तो चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज की हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? अब जो आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल भी बोलते हैं। अब वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड इट? आपने पढ़ा था प्रीवियस 2 लेक्चर में कि लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, आपकी डेडलॉक्स बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांजिशन को बढ़ने के लिए बाकी सारे को लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है बाकी सारे जो ट्रांजिशन है उनका वेट टाइम बढ़ जाता है, और जहाँ वेट का नेम आ गया वहाँ डेडलॉक का नेम आ गया। सेकेंड हमने पढ़ा था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ये क्या कर रहे हैं, कॉज मैनी अबॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्टैम्प ये जा रहे हैं कि पहले ये कंप्लीट होंगे, अदरवाइज नहीं कंप्लीट हुए तो आपका ये जो एक्शन है आपको ये वापस देना पड़ेगा। तो हमने अभी तक 2 प्रोटोकॉल पढ़े, विच इज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। तो हमने इस चीज़ में कुछ दिक्कतें देखी कि जो आपका लॉकिंग प्रोटोकॉल है वो डेडलॉक कॉज कर रहा है एंड आपका जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है वो बहुत सारे अबॉर्ट्स कर रहा है। तो हमने ये दोनों चीज देखी, तो हमने सोचा सो व्हाट इफ वी डोंट यूज लॉक्स एट ऑल एंड जस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स वुड नॉट हैपन ऑफन। तो हमने सोचा क्यों ना हम लॉक्स के यूज ना करें और उन पे ट्रस्ट करें कि भैया वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज करेंगे। मतलब जो हमारे ट्रांजिशन है हम उनको क्या कर रहे थे, लॉक्स लगा रहे थे, टाइम स्टैम्प दे रहे थे। अब अगर हम क्या करें, व्हाट इफ वी डोंट यूज लॉक्स एट ऑल एंड जस्ट ट्रस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स वुड नॉट हैपन ऑफन। मतलब मैं ये बोलूं, चलिए बस यही है, फॉर एग्जाम्पल एक ये ट्रांजिशन है, ठीक है, मैं इसको पहले लॉक लगा रही थी, इसको मैं टाइम स्टैम्प दे रही थी, बट अब मैं क्या बोलूँ कि मैं लॉक नहीं लगाऊंगी ना ही टाइम स्टैम्प दूंगी, मैं आप पे ट्रस्ट करूंगी, क्योंकि हर चीज आपकी पता है कि ट्रस्ट पे ही कायम है। अब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ट्रस्ट पे ही तो देख रहे हो,
दिस आइडिया इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। तो इसी को हम आइडिया को क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। हम क्या बोल रहे हैं, हम ट्रांजिशन को बोल रहे हैं कि भाई हम कोई लॉक वगैरह नहीं लगाएंगे, हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, बस ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोबारा ना करें। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, वी अज्यूम ट्रांजेक्शंस विल रेयरली कॉन्फ्लिक्ट। हम ये अज्यूम करेंगे जो ट्रांजेक्शंस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत रेयर होंगे, मतलब ना के बराबर होंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक का वो मतलब है। अब आपको पता ही चल गया कि हमें वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल की नीड क्यों थी। अब हम देखते हैं काम कैसे करता है। एवरी ट्रांजेक्शन गोज थ्रू 3 फेजेस। हमें पता है कि हर एक ट्रांजेक्शन 3 फेज से जाता है। अब वो कौन कौन से 3 फेज होते हैं, अभी आपने पढ़े भी थे प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले रीड फेज होता है, फिर वैलिडेशन फेज है, फिर राइट फेज आता है। रीड फेज मतलब ट्रांजेक्शंस रीड डेटा आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस, जो आपके डेटाबेस में स्टोर्स होते हैं आइटम्स, उसको पढ़ता है। स्टोर्स देम इन इट्स लोकल वर्क स्पेस, नो चेंजेस आर मेड टू द एक्चुअल डेटाबेस येट। तो क्या होता है, जो ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके जो डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा आइटम सेव है उसको पढ़ता है, फिर स्टोर करता है आपके लोकल जो सर्वर होता है उसमें, फिर वो चेक करता है कि कोई चेंजेस वगैरह तो एक्चुअली मेड नहीं हुए हैं ना। आपने जैसे ही स्टोर करा लोकल वाले में, क्या पता आपने उधर चेंजेस कर दिए, अगर कर दियो तो रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे ना डेटाबेस में, वो तो नहीं हुए। तो ये रीड फेज में होता है। सेकेंड आता है आपका वैलिडेशन फेज। बिफोर राइटिंग रिजल्ट्स टू द डेटाबेस द ट्रांजेक्शन इज वैलिडेटेड। आपके डेटाबेस में लिखने से पहले ट्रांजेक्शन वैलिडेट किया जाता है कि जो ये ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं क्या ये वैलिड है या नहीं, करेक्ट तो हो रहा है ना, कोई एरर तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, इससे हमारा जो डेटाबेस है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये सब चीज चेक करना। देन उसके बाद यहाँ पे देखा भी है क्या चेक करना है, इज इट सेफ टू कमिट, क्या कमिट करना सेफ है, यानी कि विल इट कॉज कॉन्फ्लिक्ट विद अदर ट्रांजेक्शंस। ऐसा तो नहीं अगर हमने इसको कमिट कर दिया तो ये जो और ट्रांजेक्शंस है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, एरर हो, क्योंकि एट लास्ट हम क्या नहीं चाहते, एरर हो। वैलिडेशन यूजेस टाइम स्टैम्प्स एंड रूल्स टू चेक ओवरलैप्स। तो वैलिडेशन क्या यूज करते हैं, टाइम स्टैम्प्स। अब टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगी, इसलिए प्रीवियस लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा टाइम स्टैम्प्स क्या है। एंड रूल्स चेक करते हैं ओवरलैप्स के। अब रूल्स क्या आते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, पहले तो बताओ क्वेश्चन की टाइम स्टैम्प क्या होता है, दूसरा मुझे बताओ कि रूल्स क्या आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको चेक करना है तो कौन सी साइकिल हम लेते हैं, और रिकवरी मेथड भी मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं। कि याद करो मैंने बोला, चलो मैं हिंट दे रही हूँ कि अगर साइकिल बन रही है तो नहीं होगा, साइकिल नहीं बन रही है तो नहीं होगा। अब उसका नाम बताओ एग्जैक्ट क्या था, कमेंट्स में मुझे जल्दी से वीडियो पॉज करो, नाम बताओ कि कौन सा मैं रूल के बारे में बात कर रही हूँ और टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो वैलिडेशन में आपका फेज में ये होता है। थर्ड आपका आता है राइट फेज। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो चेंजेस को जो परमानेंटली आप सेव कर दो डेटाबेस में। अगर वैलिडेशन फेल हो गया तो ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर दो, बोल दो दोबारा रीस्टार्ट हो। अगर सब सही वैलिडेट है तो आप उसको अपडेट कर दो, नहीं है तो आप बोलो कि भैया आप दोबारा करो। वैलिडेशन टेस्ट कैसे होता है, वैलिडेशन टेस्ट अब देखो द हार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, क्योंकि मेन तो यही है ना, अगर वैलिडेशन पास कर लिया तो कमिट हो ही जाएगा। सपोज वी हैव 2 ट्रांजेक्शंस TI एंड TJ। आपके पास 2 ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन है TI, दूसरा ट्रांजेक्शन है TJ। अब हर एक के 3 टाइम स्टैम्प्स है, स्टार्ट, वैलिडेशन, फिनिश। अब स्टार्ट पे क्या हुआ, जब आपके ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए, वैलिडेशन पे बिगिंस हुआ वैलिडेशन, फिनिश पे राइट फेज फिनिश हुआ। फॉर करेक्टनेस सीरियलाइजेबिलिटी TI शुड अपीयर बिफोर TJ। TI सबसे पहले ट्रांजेक्शन जाएगा, फिर TJ जाएगा। अगर जो TI है आपका जब फिनिश होने आ रहा होगा बट TJ से पहले स्टार्ट हो गया तो कोई ओवरलैप नहीं है, सेफ है। मतलब TJ कब स्टार्ट हो रहा है, आपका दूसरा ट्रांजेक्शन कौन सा है, TJ। पहला कौन सा TI, आपका TI उसने बोला फिनिश हो गया, फिर आपका TJ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिनिश हो गया हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाद आ रहा, कोई ओवरलैप नहीं होगा। बट अगर ओवरलैप हुआ तो चेक करो, TI राइट्स बिफोर TJ रीड्स। TI ने लिखा होगा जब भी TJ ने पढ़ लिया क्या, अगर ऐसा हुआ है तो TJ ने रीड करा डर्टी डेटा। डर्टी डेटा क्या है, मैंने यूनिट 4 की क्लास में बताया था, डर्टी डेटा क्या होता है, जब हम किसी और ट्रांजेक्शन का डेटा रीड कर लेते हैं। देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेजर क्या है, अभी तक आपने देखा होगा हर एक यूनिट सेपरेट थी, बट यूनिट 5 मोस्टली डिपेंड्स ऑन यूनिट 4। तो आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए यूनिट 4 के टॉपिक, जब भी आप कर सकते हो। तो अगर उसने बोला कि जैसे 2 ट्रांजेक्शन थे, TI था, TJ था, TJ जो था जब शुरू हुआ, जब TI फिनिश हो गया तो कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट TI जब राइट कर रहा था, जब भी TJ ने रीड कर लिया, तो TJ ने क्या रीड कर लिया, TI का डेटा रीड कर लिया, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, ये गलत बात है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे T1 रीड कर रहा था 100,
T2 ने अपडेट कर दी 200, जब से सबसे पहले T1 ने कमिट भी नहीं किया था, पर T2 ने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया वो चीज। तो वैलिडेशन के साइन पे क्या होगा, डिड T1 रीड X बिफोर T2 रोट इट, तो ये चेक किया जाएगा कि T1 ने पहले पढ़ा था जब T2 ने उसको कमिट किया। तो ये तो बात है, क्योंकि T1 ने रीड कर लिया था ना, वो अपडेट करने जाता, बट T2 ने अपडेट कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और T1 को बोला जाएगा कि आप अबॉर्ट कर जो, दोबारा से स्टार्ट करो। क्लियर, बहुत सिंपल से है, ज्यादा दिक्कत वाले नहीं। आई होप क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि T1 अपडेट करने ही वाला था, बट बिफोर T1 T2 ने अपडेट कर दिया। जब वैलिडेशन के टाइम पे चेक हुआ कि T1 पहले पढ़ चुका था ये चीज, तो उसे बोला यस, तो बोला कि T1 को अबॉर्ट कर रहे, दोबारा रीस्टार्ट करें। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कोई लॉक्स नहीं है, कोई डेडलॉक्स नहीं है। हाई परफॉर्मेंस व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेयर, बहुत जल्दी परफॉर्मेंट किया जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सिंपल टू इम्प्लीमेंट इन रीड ओनली वर्कलोड्स, आप बहुत आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डिसएडवांटेज की, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत जल्दी तो बहुत ज्यादा बॉट्स भी होंगे, जैसे अभी आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, बॉट हो गया। वेस्टेड वर्क बिकॉज ट्रांजेक्शन डज ऑल द वर्क देन फेल्स एट द एंड। अभी आपने देखा कि ट्रांजेक्शन ने पूरा काम किया, बट T2 ने आके टांग अड़ा दी, तो T1 का तो पूरा काम बेकार हो गया। तो एट लास्ट वो क्या हो गया, एंड हो गया, बेकार हो गया। नॉट गुड फॉर राइट हैवी सिस्टम्स, बड़े हैवी सिस्टम्स के लिए अच्छा नहीं है, आप छोटे छोटे वर्कलोड्स के लिए कर सकते हो। तो आई होप आपको वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पहले एक बार दोबारा खुद से पढ़ो, अगर स्टिल समझ नहीं आए तो आप मुझसे बेशक आराम से पूछ सकते हो। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी लॉकिंग, जिसको हम MGL भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, तो पहले हम देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है। आपको पता है डेटाबेसेस में डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी। जो डेटा है डिफरेंट लेवल्स पे आपका ऑर्गेनाइज होता है, स्टोर्ड होता है। जैसे डेटाबेस में स्टोर्ड है, कुछ एरिया में स्टोर्ड है, कुछ फाइल्स में है, कुछ पेजेस में है, कुछ रिकॉर्ड्स में है, कुछ फील्ड में है। Sometimes you want to log a big chunk. Chunk क्या होता है, piece of यहाँ पे लिखा भी है like the whole table, but कोडिंग में बोला जाता है chunk का piece of code। ठीक है, बेसिकली बोलो किसी चीज का पीस है, बट हम क्या चाहते हैं, कभी कभी किसी पीस को हम लॉक कर दें, समटाइम्स ओनली स्मॉल आइटम, बल्कि हम कभी कभी चाहते हैं छोटे आइटम को लॉक करें। इफ वी ऑलवेज लॉक्स ओनली स्मॉल आइटम्स, बहुत सारे लॉक्स हो जाएंगे। अगर हम हमेशा बड़े आइटम्स को करेंगे तो कॉन्करेंसी आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या, मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी लॉकिंग करा जाए। कि आपको क्या है, जब आपको पता है डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ डेटा को लॉक कर दूँ, या मैं कभी कभी चाहती हूँ बहुत कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इवन रोज है ना उसको लॉक कर दूँ। बट अगर मैं छोटा डेटा लॉक करूंगी तो बहुत सारे लॉक्स आ जाएंगे, डेड लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बड़े डेटा को लॉक करूंगी तो कॉन्करेंसी आ जाएगी। तो इस चीज से निपटने के लिए सबसे बड़ी आइडिया क्या है, मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी लॉकिंग। होता क्या, हम इसमें यूज करते हैं हायरार्की ट्री ऑफ डेटा आइटम्स। हायरार्की कैसे होती है, पहले ये फिर इनके भी दो हायरार्की, अरे वो बोलते हैं ना फैमिली ट्री। जैसे ये आपके दादा हैं, दोबारा बनाती हूँ, जैसे आपके दादा दादी हैं, ठीक है, उनके कितने बच्चे हुए, फॉर एग्जाम्पल उनके 2 बच्चे हुए, राइट। अब उनकी वाइफ सही है, ठीक है, अब उनके कितने बच्चे हुए, उनके भी 2 बच्चे हुए। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हायरार्की ट्री बन गया। तो अलाउ ट्रांजेक्शन टू लॉक डेटा एट डिफरेंट लेवल्स, बिग और स्मॉल। जो ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करते हैं कि आपका जो डेटा है डिफरेंट लेवल पे आप लॉक कर सकते हो। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेंशन लॉक्स, स्पेशल टाइप ऑफ लॉक्स। हम कौन से लॉक, हम शेयर्ड लॉक यूज नहीं करते, हम एक्सक्लूसिव लॉक यूज नहीं करते, हम यूज करते इंटेंशन लॉक। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि भैया इंटेंशन लॉक्स क्या होते हैं, भाई इंटेंशनली लगाए। ठीक है, तो ये मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी क्या बोलते हैं कि ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, तो जो मैं ट्री बना रहा हूँ ना, मैं सारे डेटा को एक ट्री में दिखा रहा हूँ। अगर आपको जहाँ जहाँ लॉक करना है उस लेवल पे आप लॉक कर सकते हो, बट मैं कैसे लॉक्स यूज करूंगा, मैं इंटेंशन लॉक्स यूज करूंगा। एक अलग टाइप के लॉक्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कराते। अभी कितने टाइप्स के लॉक होते हैं अब हम वो देखते हैं। देखो लिखा भी है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स वी ऐड इंटेंशनल लॉक्स। कौन से होते हैं, इंटेंशन शेयर्ड लॉक सबसे पहले हम देखेंगे। ट्रांजेक्शन वांट्स टू सेट शेयर्ड लॉक्स एट लोअर लेवल
देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो यूनिट 5 है पूरी की पूरी थ्योरी है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितने तरीके के लॉक्स है, सबसे उन्होंने पहले बताया IS विच इज इंटेंट शेयर। अब शेयर के नाम से समझ जाओ कि ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे शेयर्ड लॉक्स लगाना चाहता है, बट कैसे, सेट में लगाना चाहता है, वो भी लोअर लेवल पे, मतलब यहाँ पे ये लोअर लेवल पे लगाना चाहता है। IS का मतलब इंटेंशन शेयर, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में लॉक लगाया जाए, शेयर्ड लॉक सेट में लोअर लेवल पे। क्लियर? IX intention exclusive transaction wants to set exclusive locks at lower level. अब IS आ जाए तो shared locks है, IX आ जाए तो exclusive locks है lower level पे। But 6 लिखा आ जाए which is shared plus intention exclusive, मतलब transaction has a shared lock on this item but may take exclusive locks at lower level. पर्टिकुलर आइटम पे तो शेयर लॉक है, बट अगर इफ दे वांट ट्रांजेक्शन तो वो लोअर आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक्स ले सकते हैं। नॉर्मल जो लॉक्स होते हैं आपको पता है, शेयर पे क्या होता है, सिर्फ ओनली रीड होता है, एक्सक्लूसिव पे क्या होता है, रीड राइट दोनों कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 5 तरीके के लॉक्स हो गए, विच इज शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, ये इंटेंशन वाले, फिर इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव और फिर शेयर्ड प्लस एक्सक्लूसिव लॉक्स, ठीक है। तो कोई अब आपसे लॉक्स पूछे तो ये मत बोल देना 2 लॉक्स, अब आपको 5 तरीके के लॉक्स पता है। आई होप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल से फंड है एंड मोस्टली थ्योरी है। अब यहाँ पे भी कुछ लॉकिंग के रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला आप लॉक तो कर सकते हो टी प्रोटोकॉल में, बट कुछ रूल्स होते हैं। लॉक्स मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रूट टू लीफ। लॉक्स कैसे लगेंगे, रूट टू लीफ तक जाएंगे। रूट टू लीफ क्यों, क्योंकि भैया चाहे शेयर्ड हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, सबसे पहले कहाँ पे लग रहा है, लोअर लेवल पे लग रहा है। तो लॉक्स कैसे लगते जाएंगे, लोअर टू हायर। एट अ नोड बिफोर लॉकिंग लोअर लेवल नोड्स, जब आपके नोड है, नोड मतलब ट्रांजेक्शन है, इनको लॉक लगाने से पहले आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप शेयर्ड लॉक लगा रहे हो तो फर्स्ट एक IS और S, अगर एक्सक्लूसिव लगा रहे हो तो IX और 6। रिलीज लॉक्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिलीज कैसे करोगे लॉक्स को, लगा आप कैसे रहे यूं, और रिलीज कैसे करोगे यूं। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉक्स कैसे लगा रहे हो, नीचे से ऊपर, बट रिलीज कैसे करोगे, ऊपर से नीचे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझो, सपोज ट्रांजेक्शन T1 वांट्स टू अपडेट अ रिकॉर्ड इनसाइड अ टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड है बट T1 उसको अपडेट करना चाहता है, तो T1 ने पहले लॉक लगाया डेटाबेस में IX वाला, ठीक है, एक्सक्लूसिव लॉक, फिर लॉक करे टेबल को एक्सक्लूसिव से, फिर फाइनली लॉक करे रिकॉर्ड को विद द एक्सक्लूसिव। मीनवाइल ट्रांजेक्शन T2 क्या करना चाहता है, सिर्फ रीड करना चाहता है होल डेटा को, तो T2 ने क्या लगाया, S लॉक लगाया टेबल पे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, T1 ने IX लॉक लगाया, सो T2 को वेट करना पड़ेगा। दिस इंश्योर सेफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, आप ये 2 ट्रांजेक्शन से वो लॉक्स वाला खेल रहे हैं। जब ट्रांजेक्शन तो उसने सबसे पहले एक्सक्लूसिव लॉक लगाया पूरे डेटा पे, जिसे आप रीड राइट कर सकते हो, फिर पूरे ही टेबल को उसने लॉक कर दिया। जब उसने लॉक कर दिया फाइनली टेबल को, अब फिर ट्रांजेक्शन T2 आता है जिसको सिर्फ रीड करना है। अब रीड के लिए कौन सा लॉक होता है आपको पता है, S लॉक होता है, तो उसने क्या करा, S लॉक लगाया टेबल पे, बट अब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए क्योंकि ऑलरेडी टेबल पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए IX लॉक लगा, जो यहाँ पे T2 को वेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले वो काम होगा फिर मैं ये वाला काम कर पाऊंगा। तो इससे क्या एक सेफ कॉन्करेंसी कंट्रोल में जरूर है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बैलेंस बिटवीन कोर्स ग्रेन्ड बिग एंड फाइन ग्रेन्ड स्मॉल लॉकिंग, रिड्यूसेस लॉक ओवरऑल, प्रोड्यूसेस हाई कॉन्करेंसी विद सेफ्टी। डिसएडवांटेज के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्योंकि 5 लॉक टाइप्स हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी रूल्स भी आ रहे हैं, स्लाइटली ओवरहेड ऑफ इंटेंशन लॉक्स। देखो डिसएडवांटेज यही है कि बहुत ज्यादा लॉक्स है, कंफ्यूजन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है सिस्टम, बट एडवांटेजेस के कि छोटे बड़े सिस्टम्स के लिए सबके लिए अलाउड है। आपको कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक यहाँ यूज नहीं करनी पड़ेगी, कोई डेडलॉक नहीं, कोई लॉक्स नहीं। क्लियर? आई होप आपको मल्टीपल ग्रैंड वैरायटी लॉक भी क्लियर हो गया होगा। Now we are moving to the next topic, which is multi-version concurrency control or the multi-version schemes. अरे चेंज, हाँ सेम वही, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इन नॉर्मल लॉकिंग या टाइम स्टैम्प मेथड्स में क्या होता है, ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो रहे थे, वेट करना पड़ा था, अबॉर्ट कर रहे थे, मेनली क्या हो रहा था कि डेडलॉक्स आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ये सब। बट इन रियल डेटाबेस जैसे कि ओरेकल, PostgreSQL, MySQL, InnoDB, वी वांट फास्टर परफॉर्मेंस, बट हम यहाँ वेट तो करा नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस। लाइक जैसे मैंने अभी दिया तुरंत मेरे पास आउटपुट आ जाए, ऐसा। सोल्यूशन क्या है, कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डेटा आइटम। इसका सोल्यूशन क्या है, एक डेटा आइटम का आपको मल्टीपल वर्जन हो, कि अगर एक में एरर आ रहा है तो एटलीस्ट दूसरे से तो मुझे जल्दी क्वेरी मिल जाए रिस्पॉन्स, ये चीज।
तो आइडिया क्या है, इंस्टेड ऑफ ओवरराइटिंग डेटा स्टोर डिफरेंट वर्जन्स सो रीडर्स एंड राइटर्स डोंट ब्लॉक ईच अदर। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि डेटा रिपीट करो, रिपीट करने से रेडुडेंसी आ जाएगी, नहीं, ओवरराइट नहीं करना डेटा को, उनके वर्जन्स को डिफरेंट तरीके से स्टोर करो जिससे कि रीडर राइटर उनको ब्लॉक भी ना करे। अब बेसिकली क्या है, ईच डेटा आइटम एक्स है आपके पास, उसके पास मल्टीपल वर्जन्स है। अब कोई भी रीडर होगा, कोई भी राइटर होगा, इसको ब्लॉक तो नहीं करेगा। हर एक वर्जन की वैल्यू होगी एक्स की, उसके पास उसका राइट टाइम स्टैम्प होगा और रीड भी होगा कि आप कब उसको रीड कर सकते हो, कितना आप उसको राइट कर सकते हो। बट जब ट्रांजेक्शन आएगा, but when the transaction comes, readers pick the latest version valid for the timestamp. Writers may create a new version instead of overwriting. But जब transaction आएगा तो might be possible कि readers उसका latest version ले और writers उसका एक new version। तो इससे क्या कोई भी दिक्कत नहीं है, तुरंत परफॉर्मेंस में बड़ा अच्छे से हाई परफॉर्मेंस आई, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ा। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, आप कोई भी क्वेरी दे रहे हो तुरंत आपको रिस्पॉन्स चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वेटिंग वाली चीज रिमूव हो गई। अब मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के कुछ रूल्स है, जैसे केस है, ट्रांजेक्शन जो है आपका जो डेटा है उसको रीड करना चाहता है, तो उसने वर्जन चूज किया, राइट और रीड में से कौन सा सही है, तो उसने लार्जेस्ट वाला वर्जन दे दिया। अब इंश्योर करें जो रीसेंट वर्जन है वो कब स्टार्ट हुआ है ये भी चेक करना है। ऐसे सेम आपको राइट वाला है तो उसने क्या किया, लेटेस्ट वर्जन दे दिया जिससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं जिसके रीडर वाले के ज्यादा है तो आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, वरना आप क्या करो, न्यू वर्जन क्रिएट करो। हमेशा मानी की जाती है बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर आप जब राइट के लिए जा रहे हो तो एक न्यू वर्जन क्रिएट कर लो, बट अब जब आप रीड कर रहे हो ना तो आप सबसे ये वाला देखो कि रीसेंट वर्जन कौन सा है, कि सबसे रीसेंट वर्जन वाले में चीज चेक करो। क्लियर? देखो हो सकता है रूल्स आपको थोड़े अजीब से लगे, समझ ना आए, तो एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक एक्स है 50, अब उसका जो टाइम स्टैम्प है T1 T2 दो ट्रांजेक्शन है, उनके टाइम स्टैम्प है 5 and 10, रीड करने का है उसका टाइम स्टैम्प 5। यहाँ पे देखा कि x का क्या हो गया 50, अपडेट 100 क्रिएट्स न्यू वर्जन x2 राइट का टाइम। अब अगर मैं इसको इन शॉर्ट समझूं छोटे तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हाँ, तो आपका ये है पैन का गई, हाँ, ये मानो सबसे पहले आपका एक डेटा आइटम है 50, ये मान के चलना एक डेटा आइटम 50 है। अब जब हमने मान लिया कि x हमारा क्या 50 है, तो आपके पास दो ट्रांजेक्शन है, पहला है आपके पास T1 और दूसरा है T2। T1 का टाइम स्टैम्प क्या है 5 और T2 का क्या है 10। T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, आपका जो x है उसने देखा x आपका क्या है 50 है। फिर T2 क्या कर रहा है, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, दो ट्रांजेक्शन है, T1 उसको सिर्फ पढ़ रहा है, उसने देखा x की वैल्यू क्या है 50 है, T2 अब उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, x को क्या बना रहा है 100, न्यू वर्जन बना रहा है x2 का, जो आपका ऑलरेडी x2 जो आपका x था वो तो 50 था, बट एक नया वर्जन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि रूल्स में क्या था, अगर वो रीड कर रहे होते तो वो रीसेंट वर्जन रीड करता है, पर जब वो राइट कर रहा होता है तो वो एक न्यू वर्जन बना देता है। देखो लिखा भी है, जब यहाँ पे वो राइट करते हैं तो एक न्यू वर्जन फॉर्म होता है, क्योंकि T1 ने क्या करा, रीड करा था, जब तो उसने सिर्फ पढ़ लिया, बट अब T2 क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइट कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, एक न्यू वर्जन बनाया उसने x2 का। अब फिर से जब वो T1 उसको राइट करने जाएगा तो वो चेक करेगा कि T1 वाला बड़ा है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है आपका तो वो अबॉर्ट कर देगा, और जेन्युइन क्या आपने जो लिखा है वो बड़ा है, क्योंकि टाइम स्टैम्प क्या है उसका 5, बट दूसरे वाले का जब नया बन रहा है तो उसका टाइम स्टैम्प उन्होंने क्या रख दिया 10 रख दिया है, और 10 तो बड़ा है, तो वो T1 उसको नहीं पढ़ पाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। इसलिए रीजन है जो हमारे यंगर ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं कि उनको क्या कर लो, पहले रीड या राइट कर लो। देखो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं जिसमें डेमोन्स्ट्रेट कर पाती। आपके पास एक T1 है, एक T2 है। T1 ट्रांजेक्शन पहले रीड करने गया, उसने देखा x क्या 50 है, ठीक है। अब जो T2 क्या गया, T2 ने राइट करने गया, उसने एक नया वर्जन बना दिया x2 का, जिसका टाइम स्टैम्प उसने 10 रख दिया। अब T1 उसको फिर रीड करने गया, अपडेट करने गया, तो T1 ने देखा उसका टाइम स्टैम्प क्या था 5, बट जो T2 ने नया वर्जन बनाया वो 10 था, और ऊपर लिखा था अगर ऐसा ज्यादा हो, T2 का ज्यादा है, नेक्स्ट वन वाले का ज्यादा है, तो T1 क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, वही हुआ, अवॉइड हो गया वो वाला। इसलिए बोला जाता है जो यंगर ट्रांजेक्शन है उनको सबसे पहले लिखो या पढ़ो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि MVCC क्या होता है विद एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के MVCC के। रीडर्स डोंट ब्लॉक राइटर्स, राइटर्स डोंट ब्लॉक रीडर्स। अब देखा रीडर जो था उसने राइटर को नहीं रोका, उसकी ट्रांजेक्शन को, राइटर ने किसको नहीं रोका, रीडर को। हाई कॉन्करेंसी है, बेटर परफॉर्मेंस है, इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स यूज किए जा रहे हैं और मॉडर्न DBMS में यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टोरेज ओवरलोड, मल्टीपल वर्जन्स बनते हैं, आपने देखा था मल्टीपल वर्जन्स बन रहे तो स्टोरेज भी जा रहा है।
गार्बेज कलेक्शन नीडेड टू रिमूव ओल्ड वर्जन, एक गार्बेज कलेक्टर होना चाहिए जो पुराने वर्जन को ये रिमूव कर दे, क्योंकि क्या होता है रीड वाले में सिर्फ रीसेंट वर्जन पढ़ा जाता है। वैलिडेशन आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इतने सारे वर्जन से कहाँ तक चेक होगा। अब वेरिएंट्स क्या होते हैं मल्टी वर्जन स्कीम्स के? मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, जिसको हम MVTO बोलते हैं, जो टाइम स्टैम्प रूल्स पे बेस्ड होता है। मल्टी वर्जन टू फेज लॉकिंग, ये आपका लॉकिंग प्लस वर्जन पे फेस बेस होता है। अब टू फेज लॉकिंग क्या होती है? सेम एग्जैक्ट, जिसने पढ़ा है प्रीवियस वाले लेक्चर देखे उसे समझ आ गया होगा व्हाट इज टू फेज लॉकिंग, तो वो चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं आपके स्नैपशॉट आइसोलेशन। ईच ट्रांजैक्शन सीज स्नैपशॉट consistent view of DB as of start time. Writers create new version, prevents many conflicts using PostgreSQL Oracle. देखो हमें पता है राइटर्स को नया वर्जन बनाना पड़ता है, रीडर्स को तो रीसेंट वाला वर्जन देख लो आप, ठीक है। और ये किस में यूज होता है? आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में बचाने के लिए आपके बहुत ज्यादा यूज होता है। PostgreSQL Oracle में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये क्या DBMS सॉफ्टवेयर है। अब हर एक ट्रांजेक्शन का स्नैपशॉट होता है, एक आपका फोटो वगैरह जैसे हम खींचते हैं ना हर एक चीज का, आजकल हम फोन लेते हैं स्नैपचैट सब चलाते हैं कि भैया एक स्ट्रीक मेंटेन करनी है, स्नैप खींचते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फोटो होता है कंसिस्टेंट व्यू का कि कब आपका स्टार्ट हुआ है, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना। क्लियर? आई होप देखो हो सकता है अभी आपको लगे कि लेक्चर्स बहुत जल्दी होते जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, माइट भी पॉसिबल आपको ऐसा लग सकता है, बट देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल थ्योरी है। अगर आप एक बार खुद पढ़ोगे ना तो जेन्युइनली वो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैं यही मेक श्योर करूँगी कि आप भी एक बार पढ़ो, नहीं समझ में तो फिर से मैं समझाऊंगी। Now we will move to the next topic which is recovery with concurrent transactions. अब हमें रिकवरी क्यों जरूरत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। When many transactions run concurrently, failure, system crash, power failure, transaction can occur. हमें पता है जब एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ होने की संभावना होती है, जैसे सिस्टम का फेलियर हो गया या पावर क्रैश हो गई, कुछ ना कुछ होता है। रिकवरी इंश्योर्स एटॉमिसिटी। अब रिकवरी में क्या या तो पूरा हो या नहीं हो, एटॉमिसिटी क्या बोलते हैं, और या फिर नथिंग। या ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि कमिटेड चेंजेस हैं वो आपकी चाहे मल्टीपल ट्रांजेक्शन चले बट वो सेम रहने चाहिए। यानी कि अगर मैंने अभी एक ट्रांजेक्शन करा है तो वो भले ही उसमें अभी 100 ट्रांजेक्शन इस टाइम पे चल रहे हो बट वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। क्योंकि अब आपको पता है हमारे इस टाइम पे अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगी, मुझे नहीं पता कि कितने ट्रांजेक्शंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम हो रहे हैं, बट अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, पावर फेलियर हो जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो इसलिए रिकवरी इंश्योर करते हैं या तो पूरा ट्रांजेक्शन हो या नहीं हो, और अगर एक बार हो गया है तो वो पूरा क्या हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस अगर उस टाइम पे हो रही तो वो लास्ट तक दिखे कि यस ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, इफ सिस्टम क्रैशेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर रनिंग, अगर एक बार सिस्टम क्रैश हो गया मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, सम में हैव कमिटेड, सम इन प्रोग्रेस एंड सम नॉट स्टार्टेड, तो क्या होगा स्टेज, या तो कुछ तो कमिट हो चुके होंगे, है ना, कुछ या तो स्टार्टिंग ही होंगे या कुछ पूरे ही आपके क्या हो चुके होंगे, बीच में होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। अब रिकवरी के टाइम पे डीबीएमएस क्या इंश्योर करता है कि रीडो कमिटेड ट्रांजेक्शंस हो टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड अनडू कमिटेड ट्रांजेक्शन टू मेंटेन एटॉमिसिटी। अनडू मतलब क्या होता है, आपने जो करा है अभी आपने जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी वीडियो बनाई, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा बनाने बैठूंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं पीछे वाली अच्छी थी तो मैं क्या कर दूंगी, अनडू कर दूंगी, ठीक है। फिर मैं जब पीछे वाली करा मुझे लगा नहीं मुझे लाइटनिंग तो नेक्स्ट वाली में अच्छी आ रही थी तो मैं क्या कर दूंगी, रीडू कर दूंगी। देखो अनडू और रीडू क्या होता है, ये बहुत बेसिक है, मुझे लगता है आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं अनडू एंड रीडू, तो इसलिए मैं इनको ज्यादा अच्छे से समझा के नहीं चल रही क्योंकि बहुत बेसिक टर्म हम समझते हैं। तो क्या होती है प्रॉब्लम्स की, दो मेन यहाँ पे चीजें होती है, तो अनडू करना या रीडू करना। अब कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लॉग रिकॉर्ड्स, पीछे हो जाओ, हाँ ये देखो ये आप सब पढ़ चुके हो। एवरी एक्शन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिटन टू अ लॉग फाइल बिफोर अप्लाइंग टू डेटाबेस। हमें पता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो रहा होता है डेटाबेस में, उसकी लॉग फाइल बनती है। लॉग फाइल क्यों बनती है, जिससे कि बाई चांस इन फ्यूचर आपको अनडू रीडू करना पड़े तो आप किस बेस पे करोगे, लॉग फाइल के थ्रू करोगे। अगर लॉग फाइल में कुछ भी सेव नहीं है तो आप नहीं जा सकते हो। जैसे राइट अहेड लॉगिंग आपने पढ़ा है, जैसे T1 ने लिखा, पहले उसने राइट करा, ओल्ड था 50 न्यू था 100, अब उसको क्या करना, वापस जाना होगा। अगर इसकी लॉग फाइल होगी तो वो 50 पे चला जाएगा, वरना वो नहीं जा पाएगा। तो आपको पता होगी कि लॉग फाइल मेंटेन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
checkpoint save database state plus active transaction center point helps recovery start from checkpoint not from beginning. checkpoints क्या होते हैं, जैसे एक ही ट्रांजेक्शन आपने यहाँ तक कंप्लीट कर ली, अब आप इसके आगे करना चाह रहे थे, बट क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन थे, ये आपका था T1 और ये था आपका T2. T1 आपका कंप्लीट हो गया, आप T2 करने चाहे थे, बट क्या हुआ, सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ भी पावर फेलियर हो गया. अब आपको लगा कि मुझे दोबारा से रिकवरी करनी पड़ेगी, तो क्या मैं इधर से स्टार्ट करूंगी? नहीं, मेरे पास ये क्या, मेरा एक चेक पॉइंट बन गया, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेरा डेटा है पूरा सेव्ड है. अब मैं अपना कहाँ से रिकवरी शुरू करूंगी? इस चेक पॉइंट से. क्लियर? चेक पॉइंट ये होता है, ऑलरेडी इसको डिटेल में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए, तो आप वहाँ से एक बार और चेक कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका डिफरेड अपडेट वर्सेस इमीडिएट अपडेट. डिफरेड क्या होते हैं? चेंजेस अप्लाई टू डीबी ओनली आफ्टर कमिट. डिफरेड अपडेट क्या होते हैं? पहले कमिट होगा जब ही मैं चेंज करूँ, मैं इन बीच चेंज कुछ अपडेट नहीं करूंगा, एक बार कमिट हो गया देन उसके बाद. इमीडिएट क्या बोलते हैं? चेंजेस अप्लाइड इमीडिएटली बट अनडू रिक्वायर्ड इफ अबॉट हैपेंस. तुरंत इमीडिएटली आपके चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगे, बट अगर कुछ अबॉट करना होता है, कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो अनडू की जरूरत पड़ेगी. अब रिकवरी स्टेप्स क्या होते हैं कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस में? सपोज आपका क्रैश हुआ, सिस्टम फॉलो करेगा अनडू एंड रीडू, ये मैंने बताया, यही तो होते हैं मेन. सबसे पहला केस, या तो कमिटेड ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन कमिट बिफोर क्रैश, इट चेंजेस मस्ट बी रीड एंड टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी. अगर आपका जो ट्रांजेक्शन चल रहा है क्रैश होने से पहले कमिट हो गया, तो क्या है, कोई चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ट बी रीड एंड कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रैश होने से पहले आपके सारे चेंजेस कमिट हो गए. Uncommitted active transactions, if transaction did not commit before change, it changes must be undone to maintain atomicity. अगर आपका ट्रांजेक्शन क्रैश से पहले कमिट नहीं हुआ है, तो जो भी आप चेंजेस करने वाले थे, अब वो आपको दोबारा वापस लेने पड़ेंगे टू मेंटेन एटॉमिसिटी. क्योंकि एटॉमिसिटी क्या बोलता है, या तो पूरा होगा या कुछ भी नहीं होगा. बट अब क्या हुआ, क्रैश होने से पहले ही आपके क्या हो गए, ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो पाए, तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, उसकी चेंजेस आपको वापस लेने पड़ेंगे. क्लियर? अब एक बार हम एग्जांपल से समझ लेते तो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. जैसे आपके पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, आप दोनों में राइट कर रहे हो, पहले x है 50, फिर आपने 100 कर दिया बट कमिट कर दिया. अब जो T2 ट्रांजेक्शन था उसका y था 200, आप उसको चेंज कर रहे हो 300 बट कमिट नहीं करा. ध्यान रखना, आपने T1 कमिट कर दिया, T2 कमिट नहीं किया. अब क्या हुआ, क्रैश हो गया. अब लॉग फाइल में क्या हुआ, T1 पहले स्टार्ट हुआ, T1 ने राइट करा, 50 से क्या बनाया, 100 बनाया, बट T1 क्या था, कमिट हो चुका था, यहाँ लिखा था. फिर T2 स्टार्ट हुआ, T2 ने भी क्या करा, y को 200 से 300 बनाया, बट रिकवरी वो क्या हो गया, क्रैश हो गया. अब रिकवरी आफ्टर क्रैश क्या होगी, रीडू हो जाएगा T1 बिकॉज कमिटेड हुआ है, अनडू होगा T2 बिकॉज नो कमिटेड. अब ये क्या हो जाएगा, कोई कमिट नहीं हुआ तो अनडू हो जाएगा, बट रीडू क्या होगा, T1, क्योंकि T1 तो फाइनली कमिट हो चुका है. क्लियर? आई होप देखो बहुत इजी से है वही वाला, अगर आप एक और बार खुद से पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ये मत बोलने लग जाना कमेंट्स में दीदी आप उसे PDF फाइल ही रीड कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बेटा ये जो कंटेंट है ये निकाला हुआ है. ठीक है, अगर आप जाओगे बहुत सारी वेबसाइट्स में, लॉट ऑफ अ कंटेंट आर देयर एंड यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू रीड. सो आई जस्ट लाइक, मैंने आपका मेन कंटेंट निकाला जो आपको एटलीस्ट मेंटेन पता होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही दिस इज 100% कंटेंट, नो. देखो एक्सपेंड जितनी करोगे नॉलेज उतनी ही कम है. ठीक है, मैं जितना बताऊंगी उतनी ही कम है. क्या पता बहुत सी चीजें मुझे ना बताओ, आपको पता हो, तो मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस गेट की अच्छा ये वाली चीज है. ओके, अब रिकवरी कैसे करनी है? रिकवरी करने के लिए हम यूज करते हैं एरिस एल्गोरिथम. Modern DBMS often use ARIS, which is algorithm for recovery and isolation exploiting semantics. Full form याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, it's just for your knowledge. अब इसके देखो 3 phases होते हैं. सबसे पहला होता है एनालाइज करना, पहले देखना फाइंड करना कौन कौन से ट्रांजेक्शन एक्टिव है और कौन कौन से कमिटेड हो चुके हैं क्रैश टाइम पे. रीडो करना, रिप्ले ऑल द चेंजेस ऑफ कमिटेड ट्रांजेक्शन, जो कमिट हो चुके हैं उनको रीडो करो, और जो अनकमिटेड है उनको क्या कर दोगे, अनडू. अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहले तो कैस्केडिंग अबाउट्स. इफ वन ट्रांजेक्शन रीड्स अनकमिटेड डेटा ऑफ अनदर बोथ मस्ट बी अनडन. अगर एक ट्रांजेक्शन है दूसरे ट्रांजेक्शन डेटा पढ़ लिया तो आपको दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा. सोल्यूशन के आप अपने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स लगाओ, जैसे 2 फेस लॉकिंग हो गया, आपका टाइम स्टैम्प्स ऑर्डर्स हो गए. चेक पॉइंट बनाओ, हेल्प करो रिड्यूस रिकवरी टाइम. चेक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि रिकवरी टाइम को कम कर देते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज केस स्टडी ऑफ रैक. सिर्फ पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है, ये वाली चीजें.
Oracle is one of the most widely used RDBMS in the world. ये भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके रिलेशन डेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो सेव कराते हैं. It is preferred for enterprise application because of its transaction management, concurrency control, recovery mechanism. ये आपकी big MNC companies में यूज होता है for transaction purposes, concurrency control और recovery mechanism के लिए. कुछ इसके special features हैं जो हम देखेंगे. सबसे पहले आता है मल्टी यूजर सपोर्ट. Multiple users can access the database at the same time. Concurrency control ensure one transaction doesn't disturb other. Data security provides encryption, roles and privileges. Recovery system can recover data after system or media failure because यहाँ पे log file होगी. High availability ensures minimal doubt. Basic English है, basic terminologies है, पढ़ते हुए आ रहे हो. I don't think so I have to explain it to you. नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इन ओरेकल. ओरेकल फॉलो करता है स्ट्रिक्टली एसिड प्रॉपर्टीज, और एसिड प्रॉपर्टीज मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई है. जैसे एटॉमिसिटी क्या होती है, ट्रांजेक्शंस आइदर फुल्ली एग्जीक्यूटेड और नॉट एट ऑल, या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा. कंसिस्टेंसी इंश्योर्स डेटाबेस रिमेन्स इन अ वैलिड स्टेट में हो, प्रॉपर डेटा अप टू डेट हो. आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. एक ट्रांजेक्शन हो उसको दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना है. ड्यूरेबिलिटी, वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट. एक बार कमिट हो गया तो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. कॉन्करेंसी कंट्रोल ओरेकल. ओरेकल यूजेस मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो अभी हमने पढ़ा. व्हेन अ यूजर अपडेट्स डेटा, ओरेकल स्टोर्स द ओल्ड वर्जन ऑफ दैट डेटा इन द अनडू टेबल स्पेस. जब एक बार यूजर ने डेटा अपडेट करा तो ओरेकल क्या है, उसका आपका वर्जन अपने पास रख लेता है, ओल्ड वर्जन, सो दैट अगर बाद में चल के आपको जरूरत पड़ी डेटा पुरानी तो आप वो दे दो. Other users see the old snapshot of the data until the new transaction is committed. जब तक आपका ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होगा न्यू वाला, और लोगों को क्या होगा, पुराना वाला दिखेगा डेटा. That's very obvious. This avoids problems like dirty read, lost update and phantom read. रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम फेलियर रिकवरी का. अगर सिस्टम क्रैश होता है तो ओरेकल भी क्या यूज करते हैं, रीडो एंडो लॉग्स, जो हम करते हुए आ रहे हैं. मीडिया फेलियर रिकवरी, अगर डिस्क आपकी डैमेज होती है ओरेकल रिस्टोर कर दे यूजिंग आर्काइव रीडो लॉग्स और डेटाबेस बैकअप्स. इंस्टेंट रिकवरी चाहिए, ओरेकल इंस्टेंस क्रैशेस को सिस्टम मॉनिटर के थ्रू अपनी रिकवरी करते हैं, क्योंकि खुद के अपने किसी सॉफ्टवेयर के खुद के अपने डेटा होते हैं, वरना मोस्टली हम किसके थ्रू करते हैं, अनडू एंड रीड. कमिटेड ट्रांजेक्शन रीअप्लाइड हो जाते हैं यूजिंग रीडो एंड अनकमिटेड अनडू के थ्रू. अब एक बार रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो. कंसीडर अ बैंकिंग सिस्टम यूजिंग ओरेकल. आपने एक कस्टमर ए है, उसने 500 रुपए भेजे बी को. सडनली सिस्टम बीच में क्रैश हो गया. अब ओरेकल क्या करेगा, इसमें जो ट्रांजेक्शन या तो अगर कमिट हो गया होगा तो रीडो अप्लाई कर देगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अनडू कर देगा. ए के पास क्या आएगा, पैसा पूरा वापस आ जाए, जिससे कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं हुई. तो क्या होगा कि आप फिर दोबारा उसको भेज सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बट यही नहीं है इतना, हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड सेम की EK2 सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सर्विंग एंड जोमैटिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, बंडल डील्स आर ऑल्सो देयर, cyber security, applied thermodynamics, Python programming, natural analysis synthesis, technical communication, data structures, fundamentals of electronics engineering, manufacturing process, and even more subjects are also coming, so don't worry about it. Fifth semester subjects are also there, like geotechnical engineering, structure analysis, quantity estimation and construction management, concrete technology, constitution of India, essence of Indian traditional knowledge, heat and mass transfer, bundle deals are also there. Machine design, power system, engineering, hydrology, database management system, modern construction materials, and even more subjects are also coming for the fifth semester. And seventh semester के भी subjects available है, which is renewable energy sources, project management, soil and water conservation, advanced structure analysis, and more even are also coming. सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. हमने अपनी यूनिट 5 का लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर लिया, साथ के साथ हमने पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स. देखो यार, आपका जो यूनिट 1 थी थ्योरी थी, यूनिट 2 थ्योरी प्लस आपके थोड़े न्यूमेरिकल्स थे, यूनिट 3 आपकी पूरी की पूरी मैं कहूँगी क्वेरी बेस्ड थी, बट यूनिट 4 फिर से थ्योरी थी. एंड यूनिट 4 ऐसी थी कि आपकी मेनली जो टॉपिक्स थे वो यूनिट 5 की ही कवर कर रहे थे, तो इसलिए हमें यूनिट 5 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो चीज़ हो गई कंप्लीट अपना. एंड हाँ,
अब अगर ये मत कहने लग जाना कमेंट्स में अगेन दीदी ने सिर्फ पीडीएफ रीड कर दी, पीडीएफ रीड नहीं करी है, आप एक बार दोबारा उसको पढ़ना। आई होप वो चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगी, बट अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक बार वीडियो को एक और बार दोबारा देखना। स्टिल कोई समझ नहीं आ रही, देन ड्रॉप इट इन दी कॉमेंट सेक्शन, पर्टिकुलरली टॉपिक भी बता देना, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी दोबारा। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पूरी प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा प्यारा सा कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट्स में बताना क्या अच्छा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फील फ्री टू शेयर दे। सो यस, मिलते हैं अगले जो भी हमारी वीडियोज़ होगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।